हेलो एवरीवन, विधरणा कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल विधरणा कंसेप्ट क्लासेस पर जून 2026 की लास्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया था? तो यह योजना स्टार्ट की थी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, और इनके मिनिस्टर कौन हैं? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, तो इस मंत्रालय द्वारा इस पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था, और इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? इस स्कीम का उद्देश्य था जितने भी रेहड़ी पटरी वाले ठेले वाले होते हैं, उनको व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक लोन देना। ठीक है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन देना, और वो लोन बिना गारंटी के दिया जाता था। और इस योजना को कब स्टार्ट किया था? इस योजना को स्टार्ट किया गया था 1 जून 2020 को। ठीक है, और इसमें क्या क्या कंडीशन है? बिना गारंटी का लोन दिया जाता था, और ये लोन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं जिला के नगर निगम कार्यालय में। ठीक है, ब्लॉक लेवल, छोटे लेवलों पे जैसे नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद होता है, और बड़े शहरों में होता है नगर निगम। वहां जाकर आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी पात्रता क्या है कि जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं उनका क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए इस योजना को लिए, और ये सर्टिफिकेट कौन बनाता है? ये बनाता है नगर निगम कार्यालय। ठीक है, और इसका नोडल मंत्रालय कौन है जिसने इसको स्टार्ट किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय, और इनके मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इसकी डिटेल बता देता हूं कि पीएम स्वनिधि योजना है, रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए स्टार्ट की गई थी। उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनको बिना गारंटी का लोन दिया जाता था। जब वह लोन पूरा हो जाता है, टाइम से पूरा कर देते हैं, तो उनको बड़ा लोन उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वह अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाली भारत की 33वीं विधानसभा कौन बनी है? तो यह बनी है पश्चिम बंगाल की विधानसभा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर से नई सरकार बनी है, और उस किस पार्टी की सरकार बनी है? ये बनी है बीजेपी की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। और सीएम कौन बने हैं पश्चिम बंगाल में? शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, और कौन सी पार्टी के बने हैं? बीजेपी के। ठीक है, और इसने भी नेवा एप्लीकेशन को विधानसभा में लागू कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि नेवा एप्लीकेशन क्या है। नेवा की फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल, और इसका काम क्या है? इसमें जितने भी संसद में और विधानसभा में जितने भी कार्य होते हैं उनको पेपरलेस करना। जितने भी मंत्री क्वेश्चन लगाते हैं, रिप्लाई देते हैं, किसी भी संसदीय रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं, वो सभी पेपरलेस कर दी गई है। उस पोर्टल का क्या नाम है? नेवा पोर्टल, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, और इसको लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था? वो था नागालैंड। ठीक है, अब तक टोटल कितने राज्य ने और राज्य की विधानसभा और यूटी की विधानसभा ने अपना लिया है? वो है टोटल 33 विधानसभा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा विश्व धरोहर राजधानी देश बन गया है? तो यह बन गया है फ्रांस।
इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल किस देश में है, तो वह है फ्रांस के अंदर। कितने हैं? 61। ठीक है, हम देख लेते हैं कि अब इसकी डिटेल, क्वेश्चन की डिटेल। ये विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? जो यूएन की एक संस्था है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, और इसका काम क्या है यूनेस्को का? यूनेस्को का काम है विश्व धरोहर स्थलों को प्रमोट करना। ठीक है, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो ये यूनेस्को है, ये विश्व धरोहर के साथ साथ जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देती है, साइंस को बढ़ावा देती है और कला को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा तो विश्व धरोहर स्थल कौन से देश में थे? फ्रांस में। और भारत के अंदर कितने हैं? भारत के अंदर है 45। और सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है विश्व धरोहर स्थल? वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, और पहला विश्व धरोहर स्थल कौन बने थे? 3 स्थल बने थे पहली बार, अजंता और एलोरा की गुफा और आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। यह बना था 1983 के अंदर। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था यूनेस्को का विश्व में धरोहर स्थलों को संरक्षण करना, शिक्षा, साइंस और कला के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकल देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। जितने भी समुद्री जहाज हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा बनाने वाला देश पहले स्थान पर कौन है? ये है इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 25 जून को। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भारत में 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी, और वो किसने लगाई थी? भारत की उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की कि इमरजेंसी कब लगी? 25 जून 1975 के अंदर भारत में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इसके कारण क्या थे? इसके कारण थे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक विरोध था। दूसरा कारण क्या था कि उसी समय पर जेपी नारायण आंदोलन चला हुआ था, जयप्रकाश नारायण आंदोलन। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। तीसरा कारण क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 1971 के अंदर चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट के चुनाव को रद्द कर दिया था, क्योंकि उस चुनाव में धांधली हुई थी। ठीक है, और धांधली क्या हुई थी कि जितनी भी सरकारी चीजें हैं, जैसे सरकारी चीजों का उपयोग किया गया था। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 352 के तहत। ठीक है, और ये किस कारण लगाया जाता है? इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण। अगर देश में आंतरिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, और उस
जब ये इमरजेंसी लगती है तो भारत के अंदर कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। और जब ये इमरजेंसी खत्म हो गई 21 मार्च 1977 को, इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो सरकार बनी उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो बने थे मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी के थे ये थे जनता पार्टी के, और पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। और इस इमरजेंसी लगाने के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो इन्होंने 44वां संविधान का संशोधन किया। उसमें क्या किया कि पहले इमरजेंसी लगाने की कंडीशन थी कि इंटरनल डिस्टरबेंस से इमरजेंसी लग सकती थी। इन्होंने अमेंडमेंट करके उसमें क्या चेंज कर दिया कि इमरजेंसी लगाने के कार्य में जटिलता कर दी। उसमें क्या कर दिया कि अब इमरजेंसी ओनली एक रीजन से लगेगी, आर्म्ड रिबेलियन के कारण। ठीक है, अगर सेना विद्रोह कर दे तब ही आंतरिक इमरजेंसी लग सकती है। 44वें अमेंडमेंट में ये रूल बना दिया। और दूसरी कंडीशन क्या चेंज कर दी कि मंत्रिपरिषद लिखित में सलाह देगा राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार, दूसरा 44वें संशोधन में क्या था? संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हमने डिटेल पढ़ ली और समझ में आ गया कि जो 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी। उसका रीजन क्या था कि देश के अंदर राजनीतिक विरोध था और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन छेड़ा हुआ था। तीसरा कारण था कि जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव था 1951 के अंदर, जो उनकी लोकसभा सीट थी वो रद्द हो चुका था। ठीक है, उसका रद्द होने का कारण क्या था? तो क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था। फिर इस इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता दल की सरकार आई और पीएम बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने 44वां अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट में कहा कि इमरजेंसी अब ऐसे नहीं लग सकती, उसके रीजन को, जो पहले इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण इमरजेंसी लगती थी, अब उसको चेंज करके आर्मी रिबेलियन के कारण लग सकती है अगर सेना विद्रोह कर दे, और मंत्रिपरिषद को लिखित में सलाह देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खुफिया ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, ये है अरविंद कुमार जी। ठीक है, आईबी के नए निदेशक कौन चुने गए हैं? अरविंद कुमार जी। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि आईबी की स्थापना कब हुई थी। आईबी की स्थापना हुई थी 1887 के अंदर। ठीक है, 1887 में ब्रिटिश काल में ही आईबी की स्थापना कर दी गई थी। और आईबी क्या काम करती है? आईबी काम करती है देश के अंदर जितनी भी आंतरिक सुरक्षा है उसकी जानकारी इकट्ठा करना, आंतरिक खुफिया जानकारी। और यह किसके अंडर कार्य करती है? ये गृह मंत्रालय के अंडर कार्य करती है। और दूसरी एक एजेंसी है भारत में, रो का है की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर। और ये काम क्या कार्य करती है? ये कार्य करती है विदेशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। और ये किसके अंडर कार्य करती है? ये करती है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर ये कार्य करती है। रा और आईबी में अंतर समझ लिया आपने। जो आईबी है वो देश की खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, आईबी देश के अंदर की जानकारी इकट्ठा करती है, और रो देश के बाहर। ठीक है, जितने भी देश के बाहर की आंतरिक खुफिया जानकारी है वो इकट्ठा करके सरकार को उपलब्ध करवाती है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में जारी 500 सूची के 67वें सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो ये कंप्यूटर है लाइन साइन। ठीक है, ये चीन का कंप्यूटर है लाइन साइन, ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है। ठीक है, अब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था CDC 6600। ठीक है, इसका नाम क्या था? CDC 6600। और ये किसने बनाया था? साइमन क्रे ने, जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, किसने बनाया था? साइमन क्रे, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। ठीक है, और ये क्या था? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ये 1964 के अंदर, और इसका नाम क्या था? CDC 6600। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000। और ये कब बना था? ये बना था 1991 के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में व्हाट्सएप के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुणाल शाह। ठीक है, व्हाट्सएप के नए CEO कौन बने हैं? कुणाल शाह। जो हमारा व्हाट्सएप है ये कब स्टार्ट किया, कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2009 के अंदर। और किसने स्टार्ट किया था? जन कोन्ने और ब्राइन एक्टर, 2 व्यक्ति थे, इन्होंने व्हाट्सएप को स्टार्ट किया था। और वर्तमान में इसके मालिक कौन है? मेटा। ठीक है, मेटा कंपनी है, ये है मार्क जुकरबर्ग की। ठीक है, जुकरबर्ग। ठीक है, जो फेसबुक के भी मालिक हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, इनके जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उनकी एक कंपनी है मेटा, जिसके अंदर ये तीनों कंपनी आती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, और मेटा ने इसको कब खरीदा था? कौन से साल में? ये खरीदा था 2014 के अंदर। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था व्हाट्सएप ने 2016 के अंदर। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर 2 व्यक्ति आपस में चैट कर रहे हैं तो उनके अलावा उनकी जानकारी कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई है? थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम योजना। ठीक है, ये चलाई है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के CM कौन है? विजय। ठीक है, विजय जोसेफ विजय। ठीक है, और इसकी पार्टी का क्या नाम है? इसकी पार्टी का नाम है TVK। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य है इसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, फिर 1968 में इसका नाम चेंज करके मद्रास से तमिलनाडु कर दिया। ठीक है, और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? यह कैपिटल है चेन्नई। और CM कौन है तमिलनाडु के? जोसेफ विजय। ये क्या है? जो तमिल की फिल्म में है उनमें प्रसिद्ध अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेता। अब क्या बन गए हैं? वो तमिलनाडु के CM बन गए हैं। और पार्टी का क्या नाम है? TVK। ठीक है, इसकी फुल हो रहा है तमीगा वैतनी कजगम। ठीक है, तो ये TVK से ही याद रख लेना कि जो विजय है उसकी पार्टी क्या है? TVK, और ये तमिलनाडु के CM है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है सर्वम एआई। ठीक है, ये कंपनी का नाम है सर्वम एआई। ये क्या बनी है, 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी। अब ये देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, जिस कंपनी की वैल्यू 1 अरब अमेरिकी डॉलर होती है मार्केट में वैल्यू, ठीक है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी। और रुपए में कितनी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 8500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इससे याद रखना आपने कि रुपए में नहीं पूछेगा, बस मार्केट वैल्यू पूछेगा कि कितनी कितनी वैल्यू होगा, 1 अरब यूएसडी। ठीक है, भारत में 130 यूनिकॉर्न कंपनी है, जैसे जेप्टो है, फ्लिपकार्ट है, क्रेड है, और एक कंपनी है फिजिक्स वाला। ठीक है, ये यूनिकॉर्न कंपनी है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका बढ़ाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिनोची लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है मणिपुर के अंदर। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। इम्फाल। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जैसे सीएम कौन है मणिपुर के, वाई खेमचंद, और कैपिटल क्या है मणिपुर की, इम्फाल। ठीक है, आपने सुना होगा कि मणिपुर के अंदर विवाद चल रहा है। ठीक है, मणिपुर में विवाद है, उस विवाद का मेन रीजन क्या है कि इम्फाल के अंदर 2 समुदाय रहते हैं। एक समुदाय का नाम है मैत्री, दूसरे समुदाय का नाम है कुकी। ठीक है, जो मैत्री समुदाय है ये इम्फाल घाटी में रहता है, और जो कुकी समुदाय है ये मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। और जो मैत्री समुदाय है इन्होंने एसटी का दर्जा लेने के लिए मांग की। ठीक है, और कुकी समुदाय को यह डर हो गया कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिल गया तो हमारी भूमि और आरक्षण के ऊपर ये कब्जा कर लेंगे, इसलिए इन दोनों का आपस में टकराव है। ठीक है, और फिर 2023 के अंदर क्या हुआ कि जो मणिपुर हाई कोर्ट है इन्होंने मैत्री को एसटी का दर्जा देने की निर्देश दे दिए सरकार को। ठीक है, इस कारण 2023 के अंदर मणिपुर में बहुत ज्यादा हिंसा हुई। ठीक है, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की कि बोला कि एसटी का दर्जा देने का अधिकार ओनली संसद और सरकार के पास है, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब तक ये मणिपुर में विवाद चला हुआ है, 2 समुदाय हैं मैत्री और कुकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, तो यह बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह योजना क्या है। यह योजना है कि 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाना। ठीक है, और ये योजना किसके तहत आती है, एनईपी के तहत। एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कब बनी थी भारत में, 2020 के अंदर। ठीक है, और जो छठा राज्य बना है वो है उत्तराखंड, पहला राज्य मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, 6 राज्य हैं जिन्होंने उल्लास पहल के तहत पूर्णतः साक्षरता प्राप्त कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, यह किया गया इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने जून 2026 में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया लोखंडे प्रशांत सीताराम को। ठीक है, जो
सीबीएसई है, ये कब बनी थी? सीबीएसई बनी थी 1929 के अंदर। ठीक है, भारत में सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी? 1929 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है केरलम ने। ठीक है, केरल राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां फंसे नागरिकों के निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इस मिशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। ठीक है, वेनेजुएला है, वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? काराकस। और ये कौन से महाद्वीप में आता है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के 38वें वाइस चीफ एडमिरल ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजय कोचर। ठीक है, अजय कोचर जी को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ घोषित किया गया है। और इनके एडमिरल कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, नेवी के हेड कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, इसे बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और नेवी में कितनी कमांड है? नेवी में 3 कमांड है। ठीक है, पहली कमांड है मुंबई जो वेस्टर्न कमांड है, दूसरी है विशाखापट्टनम जो ईस्टर्न कमांड है, और कोची है साउथ नेवल कमांड। ठीक है, नेवी के अंदर 3 कमांड है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जून की। ठीक है, और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जो भारत के प्रसिद्ध संख्याविद थे पीसी महाबोलिस के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो हमने जून 2026 की पूरी करंट अफेयर आपको करवा दी है। अब हम एक दिन इनकी रिवीजन करेंगे, जून 2026 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, कृपया हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी बच्चा करंट अफेयर देखना चाहता है और उसके साथ साथ कंसेप्ट और स्टैटिक जीके कवर करना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।